राम राम मित्रों, प्रणाम। अभी आज मैं आपके मध्य लाइव आया हूँ। तो वो लाइव आने का कारण है, आज ऐसा कोई ही घर होगा पूरे भारतवर्ष में, कोई ऐसा घर होगा जिसमें सुकून से जीवन जी रहे होंगे लोग। हर घर में कड़ा कलेश, वाद विवाद, हर घर में है, कोई ऐसा घर नहीं है। और दूसरी समस्या ये भी है कि दूसरे के घर में अगर कड़ा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो उसका पड़ोस वाले जो हैं वो स्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसको कम करने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि ये मति का हरना है। जब बुद्धि का हरण हो जाता है तो समाज की यही दुर्दशा होती है जो आज हो चुकी है। सबके घर में कड़ा है, सबके घर में कलेश है, लेकिन अपने घर की कड़ा को दबा के रखना चाहता है कि वो दबाने का प्रयास तो करते हैं कि दबा दें दबा दें। एक समय तक तो वो उसको दबाए रखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो कड़ा जो है वो उजागर होने लगती है। अड़ोस पड़ोस में सबको पता होता है किसके घर में क्या चल रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कड़ा नहीं है, जिसमें वाद विवाद नहीं है, जिसमें झगड़े नहीं है। हर घर में है। इसके कारण क्या है, इनको कैसे सुलझाया जा सकता है? जय गौ माता। सभी भाइयों को जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अभी मैं सभी भाइयों से ये आस रखता हूं कि जिस विषय के ऊपर भी मैं लाइव आता हूं, उस विषय के ऊपर आप अपने विचार रखा करिए, आप प्रश्न करा करिए, आप विचार रखा करिए। नारों से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। सुबह मैंने कमल कपिल भाई की पोस्ट पे, टाइमलाइन पे पोस्ट पढ़ी कि जो भी व्यक्ति अगर हमारी गलती को हमारे सामने बता दे तो वो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, सबसे बड़ा हितैषी है। तो कमल कपिल जी मैं सामने बताता हूँ, कोई गलती है उसको सामने बताता हूँ। तो ये जो समाज नारे लगाने में लगा हुआ है ना, नारों से कुछ नहीं होगा। नारों को एक तरफ कर दो, सारे नारे एक तरफ कर दो और विचारों पे चिंतन करो, उस पे मनन करो और अपने विचार अवश्य दो। किसी भी विषय के ऊपर जब मैं लाइव आता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामने से भी उस विषय के ऊपर जो है वो विचार रखे जाएं। यदि मैं बोल रहा हूं कहीं मैं गलत हूं तो मुझे टोका जाए कि भाई आप यहां गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। हो सकता है आपने जो देखा, जो जाना वो गलत है, मैंने जो देखा वो जाना वो गलत है। तो हम यदि बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कौन कहां गलत है। ऐसे नारे लगाना से हैं, जय गौ माता या जय श्री राम, जो भी नारा है, जस्ट नारे लगाने से ना गाय बचेगी, ना ही राम मंदिर बनेगा। कोई समस्या का समाधान नहीं होगा नारे से। समस्या का समाधान होगा जब हम आपस में वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे, समाज की समस्याओं का जिक्र करेंगे, उसको कैसे सुधारना है उसके ऊपर मिलकर कार्य करेंगे, सामूहिक कार्य करेंगे, तब ये समाधान होंगे। ऐसे हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, सरकारों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। तो आज ऐसा कोई घर नहीं है मेरी दृष्टि में, मैंने जितना अनुभव करा, हर घर में कड़ा है, कलेश है, वाद विवाद है। और किसी दूसरे घर में कोई कड़ा कलेश हो रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास यह समाज नहीं करता है, अपितु उसका आनंद लेता है, उसका मजा लेता है, उसका स्वाद लेता है। और क्यों लेता है? ये इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इनकी। जो इन्होंने गाय की दुर्दशा करी, इस हिंदू समाज ने जो गाय की दुर्दशा करी, जिसको एक तरफ ये नारे भी लगाए जा रहे हैं गाय की, और गाय की दुर्दशा भी है, तो उसका कोप है। ये कोप के भाजी हैं हम सब कोप के भाजन हैं। जो ईश्वरीय कोप है ना, उसके भाजन है हम, प्रकृति के कोप के भाजन है हम। ये प्रकृति का कोप है जो हम सब के ऊपर पड़ रहा है। तो ये आजकल ये लोग तो ये कह देते हैं, कई लोग कहते हैं कि आजकल एक बच्चा पालना जो है वो आफत है। तो पुराने टाइम में हमारे जो दादी नानियां थी, उन्होंने इतने बच्चे कैसे पाल दिए? 8-8, 10-10 बच्चों का पालन पोषण कैसे कर दिया और अच्छा कर दिया। आपसे बढ़िया आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर बना के दे दिए, घर बनाए हैं उन्होंने बचत भी करी, उनके पास आज भी धन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुम ठुन ठुन गोपाल हो। तुम्हारे पास अगर लाख रुपया भी है, आज की पीढ़ी अगर लाख रुपए भी कमा रही है तो भी करेगी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। इनका यही रोना है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। हमारे तो अपने खर्चे नहीं पूरे होते हैं। मतलब लाख रुपया 2 लाख रुपया भी ले रहे हैं तो भी इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। और जो पुराने तुम्हारे माता पिता है ना, उनके पास आज भी पैसा है, उन्होंने तुम्हें घर बना के भी दे दिया, तुम्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करा दी, तुम्हें नौकरियां भी लगा दी। कई तो ऐसे भी हैं जिनको नौकरियां भी पैसे देके उनके माँ बाप ने लगाई, चाहे वो सरकारी नौकरी है चाहे कोई और है। उन्होंने लाखों रुपया खर्च करके तुम्हें नौकरियां भी लगा दी,
लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि जो तुमने एक भी पैदा करा हुआ है उसको तुम अच्छी जगह सेटल करा सको। नहीं हिम्मत है। घर बनाना तो छोड़ दो, 4 खंभों का घर बनाना तो छोड़ दो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा पाओ। क्या कारण है इसका? सिर्फ महंगाई कारण है। उसका एक ही कारण बताती है आजकल की पीढ़ी, महंगाई। सिर्फ महंगाई कारण है। अब मैं आपको एक कारण बता रहा हूं इसका, जो मैंने अनुभव करा। ये जो छोटी मोटी पढ़ाई लिखाई कर ली ना इस पीढ़ी ने, इस पढ़ाई लिखाई के बाद औरतों के अंदर क्या आ गया दिमाग में, स्त्रियों के अंदर, कि हम गोबर उठाएंगी, हम घर का कोई काम करेंगी, गृहिणी का कोई काम करेंगी तो हम तो नीचे हो जाएंगी। और ये इस मीडिया ने इनके दिमाग में ये ठूस ठूस के भर दिया कि तुम्हें तो पिछड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तुम्हें 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। मतलब आजाद होना है तो बाहर निकलोगे तो ही आजाद होंगे, घर में तो गुलाम हो तुम, घर जेल है तुम्हारी। मतलब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि घर जो है वो तुम्हारी जेल है। तेजपाल सिंह नूह बेबात जी, अगर हिंदू भाइयों के पास आज रोजगार नहीं है तो उनकी अपनी मानसिकता है, उनकी अपनी मेंटेलिटी है। इनको रेडी लगाना जो है वो गलत लगता है, किसी की गुलामी करना जो है वो इनके लिए गर्व का विषय है। ये किसी के अधीन काम करेंगे तो इनके लिए गर्व का विषय है, लेकिन स्वावलंबी होना, स्वरोजगार करना जो है वो इनके लिए गलत है। स्वावलंबी नहीं हो सकते ये। स्वावलंबन का काम करना इनके लिए छोटा काम है, नीचा काम है। इनके लिए बड़ा काम क्या है? किसी के अधीन काम करना, किसी की गुलामी करना। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो गलत क्या कह रहा हूं वो बताइए आप लिखते जाइए। जो भी मैंने गलत कहा उसको आप लिखते जाइए। जो आपने देखा, जो आपने अनुभव करा उसको लिखिए आप, और कोशिश करिए एक छोटे छोटे कमेंट में नहीं, लंबा करके लिख दीजिए। एक बार में लंबा लिखिए, डाल दीजिए, पढ़ने में आसानी होगा। ऐसे छोटे छोटे करके डालने से क्या होगा, एक एक क्वेश्चन का हल नहीं दे सकता। आप लंबा करके, थोड़ा सा लंबा करके लिखेंगे तो उस पर उत्तर भी दे सकता हूं, प्रतिक्रिया भी दे सकता हूं। तो सबसे ज्यादा हिंदू औरतों के दिमाग में ये फतूड़ भरा हुआ है, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी यही होगी। अब मैंने इसके ऊपर पोस्ट भी डाली कि यदि दोनों पति पत्नी दोनों अगर नौकरी करते हैं तो क्या होगा, बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तुम कोई आया रख के, अगर किसी बच्चे का, बच्चा तुम्हारा है, तुमने कोई आया रख दी, पैसे पे तुमने किसी को बच्चे की देखभाल के लिए तुमने नियुक्त कर दिया, तो बच्चा तुम्हारा है, किसी और का थोड़े है। वो तो जितना उसको पैसा मिल रहा है उसी पैसे के अनुसार वो काम करेंगे। अभी भी तुम्हारे अंदर यही बैठा हुआ है कि तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है, तुम्हें गुलाम होना है दूसरे का। आप पूरे भारत का भ्रमण कर लो, आज भी जितने ये छोटे छोटे काम करते हैं, जो कपड़ों के गट्ठर लेके घूमे रहते हैं ना, ये सारे के सारे मुस्लिम भाई हैं। ये सारे के सारे मुस्लिम हैं। जितने छोटे छोटे काम करते हैं ना हमारी जरूरतों से जुड़े हुए, तुम एक तरफ जो है वो, एक तरफ ये कहते हो कि ये मेहंदी लगाने वाले जो हैं ये तो सारे के सारे मुस्लिम है बाहर, दूसरी तरफ तुम कहते हो कि सरकार जो है वो इन्हीं सरकारी जो राजनेता हैं वो इन्हीं को नौकरी देते हैं, हमें नौकरी नहीं देते। मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी वही बैठा है कि तुम्हें गुलामी करनी है उनकी नेताओं की, तुम्हें स्वावलंबी नहीं होना है। स्वयं के अंदर नहीं झांकना है तुम्हें कि हमारी क्या कमियां हैं। हमारी दादी नानियां घर में 2-2 भैंसें, 15-15 बकरियां, 2-2 बैल पाल के रखती थी वो, और उसी के दूध दही लस्सी से अपने बच्चों को पाल लेती थी। जितने लोग उस उम्र के देख रहे होंगे 40-45 साल के, आप देखना, आप पीछे चले जाओ। हमारे यहां हिमाचल में मक्की का और लस्सी का, मक्की और लस्सी को मिला के उसको झोल कहते हैं, तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या कहते हैं। मक्की को लस्सी के अंदर मक्की को डाल के उसको छेड़ा देते रहना, फिर एक खाने का व्यंजन बनता है। वो हर घर में बनता था, आज वो खत्म हो गया। वो झोल, पेठे का भात, जो पेठा होता है ना कद्दू, उसका भात बनाती थी हमारी दादी नानियां। आजकल की औरतों को पता ही नहीं है पेठे का भात क्या है। वो दूध में ही बनता था, वो भी दूध में पेठे का भात बनाना। उन्होंने पेठे घर में लगे हुए हैं खुले, सप्ताह में एक बार पेठे का भात खाना, जब पेठे का मौसम आना। गर्मियों के मौसम में झोल खाना, चावल की मांड से ही पाल दिए बच्चे। लेकिन आज क्या हालत है, आजकल की औरतें जो हैं वो थोड़ी सी पढ़ लिखी जा रही हैं। अगर गृहिणी है तो बस गृहिणी, उनका काम क्या है, सिर्फ घर में रोटी बनाना उनका काम है। अब मैं जो ये बात बोल रहा हूं, इससे बोलेंगे तुम तो दूसरे के घर में कड़ा डाल रहे हो। भाई ये तुम्हारी अपनी बुद्धि है, तुम अपनी बुद्धि से सोचो, तुम अपनी बुद्धि से सोचो, तुम्हारी अपनी मेंटालिटी है। लेकिन अगर जीवन साथी है, जीवन संगनी है, तो दोनों का बराबर का वो है, बनता भाग बनता है। जीवन को चलाने के लिए दोनों की बराबर की सहभागिता है, बराबर का भागीदार होना पड़ता है।
एक गधे की तरह लगा हुआ है। आज अगर दूध भी खरीदना है बच्चे के लिए तो वो भी तुम बाहर से खरीद के ला रहे हो। दूध, घी, लस्सी, हर चीज खरीद के लानी है। और उसको खरीद के कौन लाएगा? अगर दोनों नौकरी कर रहे हैं तो कोई बोलने वाला है नहीं भाई। वो भी बोल देगी, अकड़ में बोल देगी कि मैं भी नौकरी कर रहा हूं, तू ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर नौकरी नहीं कर रही होगी तो क्या होगा? घर में कड़ा होगी। वो पुरुष क्या बोलेगा? तू मेरा खा रही है। पुरुष यही बोलेगा और गलत नहीं बोलेगा वो, भाई तू मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ज्यादा मुंह नहीं खोलना है। जो औरत घर में सिर्फ रोटी बनाने का काम करेगी और थोड़ा सा अकड़ वाला पुरुष होगा ना, तो यही बोलेगा भाई तू मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, चुपचाप खाना खा, मुझे क्या करना है उसमें अपना ज्ञान मत बांट। तेरा काम है रोटी बनाना। और अगर ये भी भारी पुड़ता है तो थोड़ा मेरे जैसा होगा कूड़ मगजी, तो मत बना, ये भी मत बना। इसकी भी जरूरत नहीं है, इस रोटी की भी जरूरत नहीं है, ये भी मैं बना सकता हूं, मुझे आती है बनाने। ये कड़ा का कारण है जो हमने ये व्यवस्था तोड़ दी। और उसमें आलस्य भी है। हमने भोजन ऐसा दिया अपने बच्चों को, हमने उनको इतना आलसी बना दिया, उनके अंदर क्षमता ही नहीं है करने की। पहले तो उनके अंदर कोई भी काम करने की जिज्ञासा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, कोई चीज जानने की इच्छा ही नहीं है। वो इच्छा ही खत्म हो चुकी है। ऐसा भोजन उनको खिलाया हमने, उसके कारण उनके अंदर की इच्छा ही मर चुकी है। कोई कार्य करने की जिज्ञासा नहीं है उनके अंदर, वो जिज्ञासा ही नष्ट हो गई। ये जो जितना केमिकलाइज्ड वाला भोजन खाया, जितना जैसा रहन सहन था ना, तो बचपन में माँ बाप ने उनको ऐसा बनाया। अगर 8 बजे तक बच्चा सोया है तो 8 बजे तक सोया है वो। और लड़कियों को तो ज्यादा आलसी बना दिया माँ बाप ने। बोलते हैं बहाना क्या लगाया, ये तो कितने दिन है मेरे पास, इतने दिन तो है, कल को दूसरे घर में चली जाएगी। अरे भाई दूसरे घर में चली जाएगी तो लड़की को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरे घर में जाए तो तुम्हें गालियां ना सुननी पड़े वहां पे, तुम्हें यह ना सुनना पड़े कि क्या सिखाया इसकी मां ने। उसको इतना मजबूत बनाओ, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि हल्का सा सेक लगने से गल ना जाए, वो पत्थर की तरह मजबूत हो। दूसरे घर में जाएगी तभी तो उसको मजबूत बनाना है। तुम्हारी नजरों के सामने नहीं बैठी रहेगी तभी तो मजबूत बनाना है उसको। लेकिन मेंटालिटी क्या होगी इससे, नहीं नहीं इसको ज्यादा मत बोला करो, इसको ज्यादा बोलोगे दूसरे कितने दिन है हमारे पास, दूसरे घर में चली जाएगी। ये मेंटालिटी है समाज की। ये तो कल को दूसरे घर में चली जाएगी, इसको ज्यादा मत बोलो। सोई है बेचारी, सोने दो, क्यों उठा रहे हो उसको। तो हालत है आज ये आजकल की जो स्त्री है, इसकी तब हालत है ऐसी दुर्दशा। इसके पीछे इन्हीं के माँ बाप जिम्मेवार है, जिन्होंने इनको आलसी बना दिया, पंगु बना दिया, लाचार बना दिया, दूसरे पे डिपेंडेंट करवा दिया इनको। जिसके साथ भी ब्याह के जाएंगी उसके निर्भर हो गई वो, तभी उसको सुनना पड़ता है, उसके माँ बाप को सुनना पड़ता है। उसको मजबूत बनाया होगा तो सेल्फ डिपेंडेंट अपने दम पे खा सकती है, किसी के भरोसे पे नहीं होगी। तो बेटी को तो इतना मजबूत बनाओ किसी पे निर्भर ना हो, वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो। साला कोई जिए कोई मरे। आजकल की लगभग स्त्रियां ऐसी हैं, वो तो निर्भर है बिल्कुल, पति मर गया तो गई वो। तभी तो ये पुरुषों को दबा के रखती हैं। तू बाहर मत बोल ज्यादा, बाहर बोलेगा तो मर जाएगा, कोई मार देगा उसको, फिर कैसे पड़ेगी वो। निर्भर होगी, डिपेंड होगी उस पर कि वो जिंदा है तभी कुछ कर सकती है वो, क्योंकि खुद करने की हिम्मत नहीं है, ना वो पशु पाल सकती। फिर ऐसी कोई स्त्री होगी, उसका पति मर जाएगा तो क्या करेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन है फिर शरीर का, अपना शरीर को बेचेगी। काम करने की क्षमता उसके अंदर है नहीं, ज्ञान उसको दिया नहीं, उतना समर्थवान उसको बनाया नहीं, पंगु बना दिया उसको, लाचार बना दिया कि जाके पति के सिर पे बैठ जाए, उस पर निर्भर हो जाए। अभी तक बाप के सिर पे बोझ बनी हुई थी, फिर पति के सिर पे जाके बोझ बन जाए, जिंदगी भर बोझ ही बनी रहे। बाप ने तो ढो लिया बोझ, क्योंकि उसकी तो संतान है। जिसके पास जाओगे वो नहीं ढोएगा भाई, वो नहीं ढोता। हाँ कोई ऐसे होगा, गुलाम होगा, भेड़ होगी तो वो ढोलेगा। फिर वो कोई ऐसा करवा चौथ आएगा, कोई आएगा तो वहां पे टीस निकालने के लिए वो बातें कर देगा। लेकिन शेर प्रवृत्ति का होगा, शेर मानसिकता का होगा तो वो नहीं ढोएगा भाई। रोटी बनाना कोई काम नहीं है, कपड़े धोना कोई काम नहीं है, इसको काम नहीं कहते हैं। अपना पेट पालना है ना, अगर उसको भी तुम काम मानते हो कि रोटी बनाई, झाड़ू पोछा कर दिया, कपड़े धो दिए तो वो काम है, वो काम नहीं होता है। ये वही लोग काम कहते होंगे इसको जो खुद नहीं करना जानते,
जो खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना काम खुद करना जानते हैं, अपने कपड़े खुद धो सकते हैं, अपनी रोटी खुद बना सकते हैं, उनकी दृष्टि में यह काम नहीं है। यह काम उन्हीं की दृष्टि में होगा जो खुद कुछ करना नहीं जानते, जो खुद आलसी हैं। हमारी दृष्टि में हम इसको काम नहीं मानते। हम अपने पूरे परिवार को खाना खिला सकते हैं, मैं खिला सकता हूं। जब तक मेरे हाथ पैर चले हुए हैं, मैं अपने माँ बाप को और तो और जो पत्नी को शादी करके लाए, तेरे को भी खिला सकते हैं हम। तू बैठ जा, सो जा, चम्मच से खा ले, खिला सकते हैं हम। नौकरी करते हुए भी खिला सकते हैं। सुबह बना के आ जाएंगे, खिला के आ जाएंगे, शाम को जाके फिर बना देंगे, फिर खिला देंगे। तो जो ऐसा आदमी होगा वो बकवास भी नहीं सुनेगा, फिर कड़ा होगी घर में। एक कड़ा का कारण ये है। दूसरा कड़ा का कारण ये है, जो दब्बू लोग होते हैं, जो स्त्रियों के दबाव में आके दब जाते हैं, वो बाहर जाके मुंह मारते हैं। वो दूसरी जगह मुंह मारेंगे, हमारी बात नहीं, हम मुंह नहीं मारते बाहर। ये वैरायटी है पुरुषों की। क्यों कड़ा है? बाहर जाके कोई दूसरी फंसा लेगा, घर में परेशान होगा, उससे कड़ा कुछ डाली रखेगी, बाहर कोई और पटा लेगा, फिर उसको पता चलेगा तो उससे कड़ा होगी। तो ये वैरायटियां हैं कड़ा की, ये अलग अलग वैरायटियां हैं कड़ा की घर की। अबे ये कड़ा कहां से शुरू हुई, क्यों पैदा हुई ये कड़ा, क्या कारण है इसका? इस कड़ा को समाप्त कैसे किया जाए? तो घर के समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो क्या करता है इस कड़ा को समाप्त करने के लिए? जो सही होगा उसमें हम मानते हैं तुम सही हो, लेकिन हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सबका अपना अपना स्तर होता है। अरे अपना अपना स्तर होता है, तभी अपना अपना काम बांटा हुआ था। स्त्री का काम ये है, पुरुष का काम ये है। स्त्री का काम है गृहिणी है, तो गृहिणी में उसको ऐसे जो घर से जुड़े हुए काम हैं, इन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इन्होंने तुम्हारे जीरो तकनीक के उत्पादों को कब्जे में क्यों ले लिया? क्यों चटनी बेच रहे हैं? ये चटनी भी तुम खरीद के खा रहे हो, टमाटर की चटनी भी खरीद के खानी पड़ रही है, आम का आमचूर तुम खरीद के खा रहे हो। ये हमारी दादी नानियां करती थी। ये टोपी है, ये मेरी मां ने बनाई हुई है। ये टोपी मेरी मां ने बनाई है। आजकल की कई महिलाएं ऐसी हैं, लगभग आप देख लो उनको, अगर ये बोलते हैं कि हाथ की जो तकनीक है वो तकनीक करने आती है। हमारी माता जो दादी नानियां थी वो कितना काम करती थी। जुराबें मेरी मां ने जुराबें बना के दी, हाथ के लिए ग्लव्स बना के दिए, टोपी बना के दी। आजकल की औरतें हैं वो कर सकती हैं, रेयर है, रेयर गिन चुकी, और उनके अंदर सीखने की भी ललक नहीं है, सीखने की भी इच्छा नहीं है। मेजॉरिटी में आज के टाइम में ऐसी औरतें हो चुकी हैं, आजकल की ऐसी स्त्रियां हो चुकी हैं समाज में। इसलिए ये दुर्दशा है समाज की, इसलिए ये एक बच्चा नहीं पाल पाते। एक आदमी के सिर के ऊपर घर के 10 आदमी बैठे हुए हैं। हमारे बुजुर्गों ने स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था क्यों बनाई थी? घर के अंदर के जितने काम है वो स्त्री के पास थे, इसलिए जीरो तकनीक के जो सामान थे वो घर में बनते थे। हमारी दादी नानियां घर का रोटी खाने के अलावा, और आजकल की लगभग स्त्री वर्ग, आजकल का जो है, जो आज की पीढ़ी का, हमारी पीढ़ी का जो स्त्री वर्ग है, उनको सिर्फ रोटी में दाल चावल घोल के बनाने के अलावा और रोटी बनाने के अलावा, उसके अलावा कोई उनके हाथ में तकनीक नहीं है। अचार बनाने को दे दो, अचार उनको नहीं बनाने आता। कोई ऐसी टेक्निक वाली काम दे दो कि भाई ये टोपू बना दो, कपड़े बना दो, वो उनको नहीं आता। वह उसके लिए अगर डिग्री करी होगी किसी ने, पर्टिकुलर किसी ने भाई ITI कर रखी है, कटिंग एंड टेलरिंग की, यार कोई कर रखा है कोर्स, वो अलग बात है। वो डिग्री ले रखी है, डिग्री के अनुसार भी वो उतना करी जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानती। वो जितनी की डिग्री करी होगी उतना कर नॉलेज है उनको, उससे ज्यादा नॉलेज नहीं है, उससे ज्यादा ज्ञान नहीं है उनको। बस डिग्री कर ली कटिंग और टेलरिंग के, वो बस वही बनाना जानती है, सलवार कुर्ती बना ली, बस उसके अलावा नहीं उनको पता। और फिर बेली बैठी हुई है तो क्या करना है? फिर ये बोलते हो सोशल मीडिया पे जो है ये नचनी ऐप चल रहे हैं, तो नाचना ही है। फिर उन्होंने क्या करेंगी? और वो जब बेली बैठी हुई है, फालतू बैठी हुई है, तो नाचेंगी वो। अब मेरी कई बार मैं पोस्टर लिखता हूं तो उस पर आगे कई बंदे बोलते हैं कि तुम तो स्त्री के अधिकारों के विरुद्ध बोल रहे हैं, स्त्री सशक्तिकरण वाले आ जाएंगे तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। कर दो भाई, कर दो। तुम जो सच्चाई है उसको बोलने के लिए दब जाएंगे, तुम केस कर दोगे तो दब जाएंगे हम। जो है वो है। उसको कौन झुठला सकता है? अब मुझे कई फोन आते हैं। अभी एक बहन बोल रही थी कि किसी से जिससे मेरा रिश्ता हो रखा था उसने मेरे को शादी के लिए मना कर दी, और दूसरी जगह जहां पे रिश्ता लग रहा है वो बूटीधारी है।
तो अब बताओ मैं बहुत कष्ट में हूं। मैंने बोला मैं भी कष्ट में हूं। ये दुनिया तो ऐसी हो रखी है, जिसका विवाह हो रखा है वो विवाह से परेशान है, सब कष्ट में है। जिसकी शादी हो रखी है वो शादी के कारण कष्ट में है, जिसकी शादी नहीं हुई वो इसलिए कष्ट में है कि उसकी शादी नहीं हुई। ये दुनिया कष्ट ही है, ये संसार ही कष्ट है। इसी कष्ट में जीना है, इसमें ही जीना जीवन है। इन्हीं संघर्षों को जीवन कहते हैं। संघर्ष ही जीवन का नाम है। शादी वाले शादी से परेशान है, जिन्होंने शादी नहीं करी वो इसलिए परेशान है कि शादी नहीं हुई। ये परेशानी में मर जाएगी जिंदगी, हम भी परेशानी में मर जाएंगे, तुम भी परेशानी में मर जाओगे। ये तो लड़ो, फिर लड़ो। क्यों ऐसी समस्या पैदा हुई उसके बारे में लड़ो। कैसे सुधारी जाएगी वो करो प्रयास। अब मैं इस आस में लगा हुआ हूं, यहां पे ये नौकरी बोकरी है इसलिए कर रहा हूं, इस आस में कर रहा हूं कि 4 गायें पाल के उसकी सेवा करूं। क्योंकि दूसरे को क्या बोलूं, भाई नहीं क्षमता है तुम्हारे अंदर मत करो, हम कर लेंगे। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूं। और मुझे स्पष्ट कहने की आदत है, ये दबाने की नहीं है। ये दबाओ ना ना ना, दबाओ दबाओ दबाओ, दबा के समस्या सुलझती नहीं है। तो हम इसीलिए दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ये कि कल को थोड़ा सा यहां से 4 पैसे आए तो 4 गायें रख के जो है खुद ही कर लें यार सेवा। ये जो जीवन में जो बोझे बने हुए हैं हमारे साथ, जो बोझ है उस बोझ को एक व्यवस्था हो जाए कि ले भाई चरते रहो तुम। अब ये भेड़ा में सिर्फ तुम्हें नहीं बोलता, ये भेड़ा मेरे आसपास भी हैं, मेरे परिवार में भी है। कई भेड़े हैं, भेड़ा ही भेड़ा, भेड़ों से घिरे हुए हैं हम। भेड़ों के झुंड हैं आसपास, भेड़ा मिमी आ रही हैं, भाई 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 भूई भूई भूई। अब इन भेड़ों के लिए कुछ चारा की व्यवस्था कर दें, उसके बाद हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं कि यहां से एक चारे की रेगुलर व्यवस्था हो जाए उनको। ताकि फिर 2-4 गायें पाल के बाहर पड़े रहें। उधर से भी आएगा पैसा, पैसा उधर से भी आता है, लेकिन बुद्धि कौन दे। अब बुद्धि है भी तो क्षमता नहीं है करने की। देख लो आज समाज में क्या हालत है, गांव में जाके देख लो गांव की क्या हालत है। 50 घर का गांव है तो 2 भैंसें नहीं है, वहां पे 4 बकरियां नहीं है साली। हर चीज के लिए खरीद के खा रहे हैं, डिपेंड होंगे सब चीज के लिए। अब दूसरा फिर उसमें क्या कर रहे हैं, दूसरा अगर कोई दूसरा आदमी है सरकारी नौकरी ले रहा है, मोटा पैसा ले रहा है, तो घर में कड़ा किस चीज के, ओ फलाने ने तो मकान ले लिया, ओ फलाने ने तो कोठी ले ली, ओ फलाने ने तो प्लॉट ले लिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम नंगे बैठे हुए हैं। इसकी भी कड़ा है, ये भी कड़ा का कारण है। घर में दूसरे को देख के अपने से ऊपर है। हमारा धर्म क्या कहता है, कड़ा को शांत करने का सबसे बढ़िया सूत्र क्या है, कभी भी अपने से ऊपर मत देखो कि उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है। अगर उसको देखना है तो उसकी रीस करो, ईर्षा मत करो। दूसरे को देख के ये कहना कि उसके पास ये है हमारे पास क्यों नहीं है, वो ईर्षा है। और दूसरे को देख के उसके जैसा कर्म करना, आगे बढ़ना, वो रीस है। तो ये समाज रीस नहीं करता है, ईर्षा करता है दूसरे की, कि दूसरे के पास बंगला है, दूसरे के पास गाड़ी है, दूसरे के पास कोठी है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है तो कर्म करना। हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, या नहीं सोचते। दूसरे को देख के चलना, दूसरे के पास ये है, दूसरे के पास वो है, दूसरे के पास है, दूसरे के पास है, हमारे पास है नहीं। तुम्हारे पास नहीं है तो कर्म करो, उसको पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक आदमी के सिर पे बैठ के नाच रहे हैं। और आज महंगाई भी इसी कारण हुई, इस आलसी समाज के कारण ही महंगाई हुई। पहले घर में स्त्रियां जो है वो काम करती थी, 4-4 भैंसें 4-4 बकरियां पाली होती थी उन्होंने, तो उससे जब गुजारा चलता था तो वो प्रोडक्शन, ये मार्केट का रूल है। तुम जो पढ़े लिखे लोग हो ना, ये कॉमर्स में तुमने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स का रूल है। जिसकी प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी उसकी कॉस्ट कम होती है, जिसकी प्रोडक्शन घट जाती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। स्टॉक ज्यादा होगा, स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो कॉस्ट कम होगी, स्टॉक यदि कम होगा तो कॉस्ट ज्यादा होगी। ये इकोनॉमिक्स का सूत्र है, जनरल सूत्र, साधारण सूत्र। तो आज बाजार में किसी भी चीज का स्टॉक कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। स्टॉक कम और डिमांड ज्यादा तो रेट ज्यादा, स्टॉक ज्यादा और डिमांड कम तो रेट कम। समझ गए। जिस चीज का स्टॉक जितना कम होगा और डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका रेट भी ज्यादा होगा। जिस चीज का स्टॉक जितना ज्यादा होगा और डिमांड जितनी कम होगी, क्योंकि स्टॉक ज्यादा होगा तो डिमांड अपने आप घट जाएगी।
स्टॉक बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, स्टॉक घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो रेट घटेगा। ये इकोनॉमिक्स का सूत्र है। खुद को तुम पढ़े लिखे कहते हो, अपने जीवन के ऊपर भी इस इकोनॉमिक्स के सूत्र को अपना लिया करो। मैंने इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन हर विषय के ऊपर स्टडी करना, हर विषय के ऊपर अध्ययन करना मेरी ये रुचि है, मेरी ये जिज्ञासा होती है। हर विषय को जानना मेरी जिज्ञासा है, जीवन के हर पहलू को जानना मेरी जिज्ञासा है। मेरे जीवन में ये समस्या आई तो क्यों आई? मैं इस समाज से जुड़ा हूं, अगर मेरे जीवन में यह समस्या है तो इस समाज के जीवन में भी समस्या है। उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि जब वो पूरे समाज की समस्या है तो समाज मिलकर काम करेगा तभी वो समस्या सुलझेगी, क्योंकि हम भी इस समाज से जुड़े हुए हैं। यदि मैं अकेला उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगा तो अपने ही साथ जुड़े हुए लोग जो है वो कहेंगे तू, तेरे को ज्यादा खुजली है, वो जो चला हुआ है वैसे तुझे ज्यादा खुजली रहती है। अब मुझे तो यही बोलते हैं मेरे को ज्यादा खुजली है, तो इसलिए सबको खुजली मचनी चाहिए, मेरे कोई खुजली नहीं होनी चाहिए, तुम्हें भी खुजली होनी चाहिए। ये जो समस्या है इसके लिए खुजली मचनी चाहिए सबको, कि ये समस्या क्यों है, इसको कैसे सुलझाना है। खुजलाओ, फिर उसके पाउडर फेंको खुजली वाला, तभी खुजली मिटेगी, ऐसे नहीं मिटेगी। उसको दबाने से अंदर दबा दिया, कहीं फोड़ा हो गया, खुजली है, तो तुम ऐसे कोई पब्लिक के सामने खड़े खुजली हो तो दूसरा देखना ले, ऐसे नहीं मिटेगी वो। खुजलाना पड़ेगा उसको, खुजलाओ, फिर वो ढंग से वहां खुजला लेना ढंग से, फिर उसके ऊपर पाउडर फेंकना खुजली वाला, तब ठीक होगी वो खुजली। ऐसे भीड़ में खड़े हुए तो दबा दो खुजली, नहीं इसने देख लेना क्या कैसे खुजला रहा है। कहीं कोई ऐसी जगह भी होती है, पैसे पीछे अगर बैठक स्थल पे खुजली लग जाए तो खुजलाने से कहीं डरते हैं पब्लिक क्षेत्र में। हाँ यही है जी, बैठक स्थल पे खुजली होगी, कैसे खुजलाएंगे तो दूसरे बोलेंगे कहां खुजला रहा है, वो खुजली है, खुजला रहा है। तो इसलिए जो समाज की समस्याएं ये भी एक खुजली की तरह है। ये समाज की सारी समस्याएं एक फोड़ा है, इसको दबाओ मत, इसको खुजलाओ, खुजला के इसको थोड़ा हरा करो, फिर उसके ऊपर फेंको पाउडर खुजली वाला, ठंडा ठंडा डर्मी कूल, ताकि वहां जलन जो हो रही है खुजली में वो ठंडी हो जाए, शांत पड़े। हाँ तब खुजली जाएगी, वो ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे दबाने से खुजली नहीं जाती है, दबाने से खुजली कभी नहीं मिटती है, कैसी भी खुजली हो। खुजली मतलब दाद खाज खुजली बोलते हैं उसको, एक गलत शब्द नहीं है, कई बंदे बोलते हैं गलत शब्द बोल रहा है, दाद खाज खुजली, रिंग कटर। दाद खाज खुजली का उपाय रिंग कटर लगाओ, दाद खाज खुजली भगाओ। तो इसलिए समाज की जितनी समस्याएं, खुजली रूपी समस्याएं हैं, उनको खुजलाओ, फिर उस पर रिंग कटर लगाओ, ताकि वहां पे दोबारा से अच्छी स्किन आ जाए। नहीं तो खुजली लाइलाज हो जाएगी। उस दाग का उपचार नहीं करोगे समय रहते तो वो दाग आगे आगे बढ़ बढ़ के खुजली को लाइलाज कर देगा, सोराइसिस हो जाएगी, कैंसर बन जाएगा, वो मृत्युकारक कैंसर। खुजली कैंसर का रूप भी ले सकती है, इसलिए कहीं भी खुजली है उसको खुजलाओ, रिंग कटर लगाओ, दांत खाज खुजली भगाओ। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो हम फिर आ जाएंगे। हमारा क्या है, जब हम फ्री होते हैं तो हम समाज की दांत खाज खुजली मिटाने के लिए आ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, वंदे मातरम।